दोस्तों आज आपको दोस्तों अध्याय 2 पढ़ाएंगे हम। भाग दो अम्ल एवं क्षार लवण उसी के आगे नेक्स्ट वीडियो। आज हमारा दूसरा वीडियो कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण कार्बन डाइऑक्साइड को बुझे हुए चूने में प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। पानी का रंग दूधिया हो जाता है। जैसे मैंने लिया Ca, मैंने क्या लिया CaOH2। अब लिया दूधिया का रंग कैसा हो, दूधिया रंग हो जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया जिसको हमें प्रवाहित करने पर CO3 प्लस H2O इसी के रूप में यह बदल जाता है। यह अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करता है। यह अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करता है। यह बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करता है। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करता है तब क्या होता है, जब अधिक मात्रा में प्रवाहित करेगा तब क्या होगा। CaOH2 प्लस मैंने ले लिया जल लिया, जल के साथ और क्या लेना है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया तब यह क्या प्रवाहित करता है, तब यह प्रवाहित करेगा CO इसको संतुलित हो जाए। संतुलित नहीं रहेगी तो यह धातु के साथ धात्विक ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड क्षारक अभिक्रिया कर लेता है, तभी यह बदलता है। धात्विक ऑक्साइड ना बदले तो बदला ना जा सके। तो ये धात्विक ऑक्साइड जो हुआ करता है इसके लिए मैंने कॉपर ऑक्साइड क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड के साथ मैंने ले लिया अम्ल HCl, क्योंकि संतुलित भी हमारा होना चाहिए। अब उसके बाद ये कर लेते हैं कॉपर क्लोराइड प्लस जल। अब यह जल के रूप में जब बदलेगा तभी इसकी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी, अगर बदलेगा नहीं तो ये बदलेगा नहीं। ये हमारा एक प्रकार का क्षारक धात्विक क्षारक हो जाता है। ये हमारा धात्विक क्षारक हो जाता है, ये हमारा अम्ल हो जाता है, ये हमारा धात्विक क्षारक हो जाता है और ये हमारा अम्ल हो जाता है। यह एक प्रकार का लवण कहलाता है और ये जल होता है। इस प्रकार से अभिक्रियाएं हमारी बदलती रहती हैं। ठीक दोस्तों, अब लिख लो तो आगे आपको हम बताएं। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा अब आ गया क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। धात्विक क्षारक की अभिक्रियाएं कैसे होती है। पहले हम लेते हैं इसके साथ एक क्षार ले लेते हैं जिसका COOH2 प्लस मैंने एक क्षार लिया। अब ले लेते हैं धात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, तो ये CaCO3 में बदल जाता है प्लस H2O। अब दोस्तों देखो यह जलीय विलयन का अब अगले हेडिंग आपको पढ़ेंगे जलीय विलयन के साथ धातुओं का अपघटन करने की बात यह हो जाती है जब यह जलीय विलयन, अगली हेडिंग आ जाएगी पढ़ने को दोस्तों। देखो दोस्तों जलीय विलयन अम्ल तथा क्षारक अम्ल क्या है। यह जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करते हैं तथा हाइड्रोनियम आयन के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह हुआ करता है। जल की उपस्थिति में अम्ल धन आयन की उत्पन्न करते हैं तथा आयनों की प्रवृत्ति बढ़ने पर हाइड्रोनियम के आयन के रूप में बदल जाते हैं। हाइड्रोजन आयन के रूप में बदल जाते हैं। हाइड्रोजन आयन के रूप में ना बदले तो उसकी पहले तो वह धन आयन बनाता है, फिर उसके बाद उपस्थित में अम्लों के साथ जब अभिक्रियाएं होती हैं तो वह हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है। मैं लिखता हूँ, देखो दोस्तों मैंने इसकी परिभाषा लिख दी।
जब अम्ल की उपस्थिति में अम्ल धन आयन उत्पन्न करते हैं, धन आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जल को जब मिलाया गया तो ये हाइड्रोनियम ऑक्साइड के रूप में बदल गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ बदल गया। और यह ClH2O को भी मिलाया गया तो हाइड्रोनियम ऑक्साइड के साथ क्लोरीन बाहर निकल गया। इस प्रकार से इसकी प्रतिक्रियाएं बदलती रहती हैं। अगर इसकी प्रतिक्रियाएं ना बदले तो किसी भी प्रकार में माने न जाए। जैसे हाइड्रोजन ये एक थे, ये दो थे, मिला के 3 कर दिया, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम ऑक्साइड बना लिया। हाइड्रोजन ऑक्साइड अगर ना बनाता बच्चों तो ये कहा न जा सका। ये हाइड्रोजन ऑक्साइड जलीय विलयन के जल अपघटन में जब हाइड्रोजन धनायन के रूप में रहता है तभी यह हाइड्रोनियम ऑक्साइड बनाता है, तो हाइड्रोनियम ऑक्साइड ना बनाया जा सकता। दोनों इसकी स्क्रीन फोटो लिख लो। देखो दोस्तों, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक क्या है? ये अम्ल और क्षारक क्या है? या क्षारक जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन धनायन बनाते हैं। या क्या कह रहा है? क्षारक क्या कह रहा है? क्षारक जिसको क्षारक जो हुआ करता है जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में OH आयन बनाते हैं। OH आयन बनाते, जब OH आयन बनाते हैं, जब OH आयन बनाते हैं तब जैसे मैंने इसमें क्या ले लिया? NaOH। हमने क्या ले लिया? NaOH। जब NaOH को लिया, इसको जल के साथ मैंने क्या कराया? अपघटन। जल के साथ जब अपघटन कराया तो ये बदल गया Na प्लस OH माइनस में बदल गया। इस सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? हमें अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। इसकी सावधानियां जो होती है, अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। और दूसरी सावधानी, यह प्रक्रिया बहुत उपेक्षा होती है, इस प्रक्रिया में बहुत ही उपेक्षा होती है और इस प्रक्रिया को कांच की प्रक्रिया में धीरे धीरे हिलाना चाहिए। जैसे हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में हम विलयन को जो कोई पदार्थ रहेगा उसको बहुत धीरे धीरे से मिलाएंगे, जिससे परख नली को धीरे धीरे हिलाना चाहिए। नहीं तो उसमें हमारे शरीर पे एसिड या अम्ल लग जाएगा, जिससे हमारे शरीर में नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से हमें बहुत सावधानी बरतनी, अम्ल व क्षार को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। एक साथ मिला देने पे नुकसान हो जाता है, ऐसी प्रक्रियाएं मानी जाया करती हैं। इस प्रकार से ऐसी प्रक्रियाओं का कुछ मान माना गया है, नहीं तो माना नहीं जा सकता था ऐसा। ठीक दोस्तों, अब आपको आगे हम बता रहे हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सूचक अनेक प्रकार का मिश्रण माना जाता है। सूचक अनेक प्रकार का मिश्रण माना जाता है जो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन को विचित्र सांद्रता के रंगों में प्रदर्शित किया जाता है, जो विचित्र रंगों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सूचक एक अनेक प्रकार का मिश्रण होता है जो विभिन्न प्रकार के मिश्रणों में माना जाता है। यह इस प्रकार की सांद्रता को कई कलरों में प्रदर्शित किए जाते हैं। कुछ ऐसा माना जाता है, अगर ऐसा माना ना जा सके तो सूचक को प्रदर्शित ना किया जाए। यह सूचक अनेक प्रकार का मिश्रण माना जाता है। इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, देखो ध्यान से बच्चों। देखो दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखी है, अनेक सूचक रंगों का मिश्रण हुआ करता है। यह अनेक सूचकों को विलयन के आयनों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। जब अनेक विलयनों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं तो इसका मान pH मान पर निर्धारित हुआ करता है। जब तक pH मान पर निर्धारित नहीं है तब तक उसे बदला नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा माना जाता है, जब माना जाया करता है तो यह सूचक विलयन के धन आयन की विभिन्न सांद्रता को रंगों को बताता है। अगर विभिन्न सांद्रता के रंगों को ना बताया जा सकता तो pH मान को प्रदर्शित ना किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है pH मान किसे कहते हैं? pH मान, ये नोट कर लो दोस्तों, फिर आपको आगे हम बताएं। देखो दोस्तों, अब यह pH मान को सर्वप्रथम सोलेंसर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। pH मान को सर्वप्रथम सोलेंसर साइंटिस्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था।
यह पीएच मान माने स्केल, इसे स्केल पटरी के भांति मापा जा सकता है। पीएच मान को स्केल पटरी के भांति मापा जा सकता है। जब इसे स्केल को पटरी के भांति मापा जा सकता है तब यह क्या कार्य करता है, जो स्केल पटरी के भांति जब इसे मापते हैं तब अगर हम 1 से 14 तक पीएच मान को मानते हैं, अगर 1 से 7 तक से कम है तो अम्लीय होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा, अगर 7 से ज्यादा है तो हमारा क्षारीय कहलाएगा। अब क्षारीय कहलाएगा तो हम एक बात को ध्यान देना होगा बच्चों, उदासीन कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे हो जाता है जल, मिट्टी और नमक। ये 3 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो उदासीन होते हैं और 7 से कम है अम्लीय और 7 से ज्यादा है तो इसे पूछा जाता है पेपर में। और क्या कहते हैं, पीएच मान क्या है, पीएच मान स्केल पटरी के भांति मापा जा सकता है और पीएच मान को हम प्रदर्शित करने के लिए, पीएच मान को हम प्रदर्शित करने के लिए कुछ ऐसे उपयोग के लक्षण बताए जाया करते हैं। जैसे हम मानते हैं शरीर का पीएच मान, शरीर का पीएच मान 7.8 होता है, शरीर का पीएच मान 7.8 होता है। इसी में समुद्र का पीएच मान 8 होता है, ये समुद्र का पीएच मान 8 होता है। अब और एक बात ध्यान से समझो, यह हाइड्रोजन धन आयन यहाँ से यहाँ तक ऑरेंज कलर में होता है जो धन आयन हुआ करता है। जैसे जैसे ही यह क्षारीय की तरफ बढ़ते जाता है वैसे ही हाइड्रोजन की सांद्रता में कमी आती है, वैसे ही बढ़ता जाता है वैसे ही हाइड्रोजन की सांद्रता में कमी आ जाया करती है। इस प्रकार से यह इसका कलर यहाँ पर कैसा हो जाता है, नीला, यहाँ पर नीला हो जाता है जब हाइड्रोजन की कमी आती है। जब हाइड्रोजन की कमी आती है कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जब हाइड्रोजन की कमी आती है, जब हाइड्रोजन धन आयन की प्रवृत्ति बनाता रहता है तो इसका कलर रहता है ऑरेंज, तब इसका कलर रहता है ऑरेंज। इस प्रकार से माना जाया करता है। इसके कई लक्षण पर, शरीर का पीएच मान 7.8 होता है और अम्लीय वर्षा का पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जिसके कारण ताजमहल का कलर बदल गया, जिसके कारण अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल की फसल की कमर और ये कारण और अम्लीय वर्षा होने के कारण फसल की पैदावार बढ़ जाती है, फसल की पैदावार बढ़ जाती है। और मधुमक्खी के डंक में मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में मैथोनोइक अम्ल पाया जाया करता है। इस प्रकार से अम्लों को बताया जाया करता है जो पीएच मान के ऊपर निश्चित हुआ करता है। तो अम्ल व क्षार के जो लक्षण प्रदर्शित किए जाया करते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे मैंने ले लिया HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH तो यह बदल जाता है NaCl प्लस H2O। इस प्रकार से यह अम्ल हो जाएगा, यह क्षार हो जाएगा, ये लवण हो जाएगा, ये हमारा जल हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी प्रतिक्रियाएं बदलती रहती हैं। इनकी प्रकृतियों को बदलने के लिए कई प्रकार के पैमाने बनाए गए हैं। जो इन प्रकृतियों को बनाने के लिए कई प्रकार के पैमाने जब बनाए गए हैं तो इन प्रकृतियों को बताया जाता है कि हमारे शरीर का पीएच मान भी निर्भर हुआ करता है और अधिक पीएच मान बढ़ जाने पर हमारे दांत किड़किड़ाने लग जाते हैं। ऐसा ठंडियों में ही होता है। ठीक दोस्तों, इसे नोट कर लो, फिर आगे आपको हम बताएं। देखो दोस्तों, लवणों से रासायनों का निर्माण कैसे होता है, लवणों से रासायनों का निर्माण कैसे होता है। लवणों का रासायनों का निर्माण, लवणों का रासायनों के साथ निर्माण कई प्रकार से बताया जाया करता है। जैसे लवणों का निर्माण कई प्रकार के लवणों को बताया जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ कई प्रकार का बताया जाया करता है रासायनों का। जैसे क्या कहते हैं हुआ करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 1 दिया गया है जैसे सोडियम। जैसे हम पहला जानते हैं, हमने कहा सोडियम, तो इसका ये हुआ करता है जैसे हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जिसका नंबर दूसरा पॉइंट जो हुआ करता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। अब इसका तीसरा पॉइंट जो हुआ करता है जो इसका तीसरा पॉइंट से विरंजक चूर्ण, जैसे विरंजक चूर्ण, जैसे विरंजक चूर्ण। और तीसरा पॉइंट हो जाता है प्लास्टर, जैसे इसका तीसरा पॉइंट हो जाया करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस,
फिर तीसरा पॉइंट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका जो चौथा पॉइंट हुआ करता है उसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा हो गया। अब इसका हम 1 2 3 4 5 सॉरी ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। इस प्रकार से एक एक पॉइंटों के बारे में आपको बताते हैं, ये नोट कर लो, फिर आगे आपको हम दोस्तों बताएं। देखो दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हुआ करता है सोडियम क्लोराइड के साथ विलयनों में विद्युत को प्रवाहित करने में तथा यह विपरीत होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पन्न करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न ना करे तो किसी भी प्रकार से बदला न जा सके। जैसे मैंने ले लिया NaCl, जैसे मैंने क्या लिया NaCl लिया तो ये प्रवाहित कर रहा है, और ये हो गया जल हमारा, ये हमारा जल होगा। इन दोनों का जब अपघटन कराते हैं तो बदल जाता है NaOH, किसमें बदल गया NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इस प्रकार से यह अभिक्रियाओं में बदल जाता है। क्लोरीन पर हमारा एनोड गैस होती है, एनोड चार्ज होता है, और हाइड्रोजन गैस पर हमारा कैथोड होता है। इस प्रकार से विलयन बनाए जा सकते हैं। तो हाइड्रोजन हमारा एक प्रकार का ईंधन माना जाता है। क्लोरीन जल की स्वच्छता को, जल को शुद्ध बनने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हुआ करता है, ऐसा माना जाता है। ठीक दोस्तों, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यह निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाते हैं तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग हाइड्रोजन ईंधन बनाने के रूप में, ईंधन के उपयोग में, और क्लोरीन को जल को स्वच्छ बनाने तथा साबुन व कागज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से, और ऐसा माना जाता है क्लोरीन पर एनोड चार्ज, क्लोरीन जो हुआ करता है उस पर एनोड चार्ज होता है, और कैथोड पर हाइड्रोजन का चार्ज होता है। यह धनात्मक होता है और वह ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये लिख लो, तो अगला टॉपिक आपको बताएं। देखो दोस्तों, विरंजक चूर्ण का निर्माण कहाँ किया जाता है? विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। क्लोरीन की क्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं, जिसमें जैसे मैंने क्या लिया Ca, मैंने क्या लिया कैल्शियम, और इसके साथ ये मैंने ऑक्साइड ले लिया। अब इसकी प्रक्रिया क्लोरीन की उपस्थिति में क्या बना रहा है? क्लोरीन की उपस्थिति में ये बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड प्लस क्या बना रहा है? जल। इस प्रकार से ये क्या कर रहा है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर, शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर यह विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है, यह विरंजक चूर्ण का निर्माण कर रहा है। बातें दोस्तों समझ में, यह इस प्रकार से ऐसी प्रक्रियाएं हुआ करते हैं। और इसका उपयोग पानी के पीने वाले कीटाणुओं को मारा जाता है तथा कागज की फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब दोस्तों इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो दोस्तों, इसका निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना लिया और क्लोरीन के साथ मैंने इसकी क्या कराई? अभिक्रिया जब कराई तो यह बदल गया विरंजक चूर्ण के रूप में और जल बाहर निकल गया। इसका उपयोग पीने के पानी में तथा रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है तथा कागज की फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से विरंजक चूर्ण का कार्य हुआ करता है। यह क्लोरीन की उपस्थिति में अपना कार्य करता है, क्लोरीन उपस्थित ना रहे तो अपना कार्य ना करे। ठीक दोस्तों, अगली परिभाषा देखते हैं। देखो दोस्तों, बेकिंग सोडा यह एक प्रकार का दुर्बल असच्छाय कहलाता है, जिसमें NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NH3 इन तीनों का एक साथ अपघटन कराने पर NH4 मेथोन क्लोराइड तथा इस प्रकार से कुछ ऐसे व्यंजक जो खाना पकाते समय या खाना को गर्म करते समय इस गैस का उपयोग किया जाता है, जिसमें इसका उपयोग अग्निशामक माना
जाता है। इस प्रकार के बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाया करता है तथा कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुआ करती हैं जिसमें ऐसे कुछ निर्माण किए जाया करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह एक प्रकार का अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल किए जाया करते हैं। यह एक प्रकार का दुर्बल असक्षयक माना जाता है। यह एक प्रकार का दुर्बल असक्षयक माना जाया करता है जिसमें खाना पकाते समय या गर्म करने पर इसका उपयोग करते हैं। या इस क्षारक का उपयोग किया जाया करता है। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं मानी जाती हैं तथा इन प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाया करता है। ठीक दोस्तों, ये लिख दो क्या करता है। देखो दोस्तों, अगली मीटिंग है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ होता है, इसका निर्माण क्या है। धोने वाले सोडे को कार्बोनेट के साथ पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जा सकता है। यह सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टली के रूप में धोने का उपयोग किया जा सकता है। जैसे इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग घर की सफाई में, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, घर की सफाई में तथा जल की अस्थायी कठोरता बनाए रखने के रूप में, इसका उपयोग किया जाया करता है। तो यह निर्माण के रूप में पुनः इसे निर्माणित किया जा सकता है। दोस्तों, इसे पुनः निर्माणित किया जा सकता है और यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसकी प्रदर्शित किया जा रहा है तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी बताई गई हैं जो इसके मान के रूप में बदलाव लाया जा सकता है। दोस्तों, अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, ध्यान से देखो दोस्तों। ये धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जा सकता है। अब पुनः सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जल के साथ अपघटन कराते हैं। जब जल के साथ अपघटन कराते हैं तो यह क्रिस्टली सोडियम एथानॉल सोडा के रूप में हमें प्राप्त होता है। जब हमें प्राप्त हुआ तो इस सभी का उपयोग घरों की सफाई के लिए तथा जल की अस्थायी कठोरता बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यह धोने का सोडा से कपड़ा धोने के लिए हम अपने घरों में साबुन का उपयोग किया करते हैं। तो यह एक प्रकार का क्रिस्टली पदार्थ हुआ करता है जो हमारे यहाँ अच्छा माने जाया करते हैं। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया हुआ करती है जो घर के सफाई के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब आपको अगले हम बताते हैं। देखो दोस्तों, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम भी कहा जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम भी कहा जाया करता है। जिप्सम में 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। अब हमने ले लिया एक प्रकार का जिप्सम के जल के अणुओं को हम एक साथ जब अपघटन कराते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो वह एक प्रकार का जिप्सम के रूप में वह बदल जाता है जिप्सम के रूप में। तब वह एक प्रकार के रूप में वह जिप्सम के रूप में बदल जाता है। तो इसमें सफेद चूर्ण को जल में